बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान। और एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही जनाब आज सैटरडे, आपको पता है कि वीकेंड स्टार्ट है, तो वीकेंड में जो है लोग वीकेंड को अपना एंजॉय भी करते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं जनाब, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और हम यहाँ वीकेंड में आपके साथ होते हैं, हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होते हैं जिनसे बातें होती हैं, रिपोर्टर हमारे साथ होते हैं जिनसे हम मुल्तान के हवाले से इश्यूज़ पे बात करते हैं जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं। और इसके साथ साथ आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई बात करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मुहर्रम के हवाले से अगर हम बात करें तो इस टाइम मुहर्रम के हवाले से काफ़ी जो है मजालिस का भी एहतमाम किया जा रहा है, सबीलें भी लगाई जा रही हैं और इन दिनों का एक ख़ास एहतराम भी किया जाता है। और इसके साथ साथ जो है हम आज इस हवाले से बात भी करेंगे। और हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं उनकी तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के एंकर पर्सन भी हैं, रिपोर्टर भी हैं, हसन मलिक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप हसन? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं आज वो है हमारे साथ जी हाफिज शाहिद अमीन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मनकबत खां हैं, नात खां हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज हसन से हम एक तो इनकी भीड़ से रिलेटेड भी बात होगी और साथ साथ जो है इस टाइम जैसे मैंने बात की मुहर्रम के हवाले से कई इंतजामात किए जा रहे हैं, उस हवाले से सिक्योरिटी के क्या ख़ास इंतजामात किए गए हैं इस हवाले से सबसे पहले तो इनसे जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे हसन इस हवाले से? जो है क्या क्या जो है वो इंतज़ामिया जो है वो तैयारियाँ कर रही है सिक्योरिटी के हवाले से? क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि जितना हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी माशाल्लाह बहुत ही अमन के साथ सलामती के साथ मुहर्रम जो है वो गुजरा, और इस बार जो है क्या इंतजाम किए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात की है कि सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। इन मौक़ों पर बहुत सारे ऐसे अनासर होते हैं जो जानबूझकर शरपसंदी करने की कोशिश करते हैं, यानी वो लिबादा ओढ़ लेते हैं किसी एक जमात का और वो जानबूझकर फ़िरका वारियत भी करने की कोशिश करते हैं, जानबूझकर लड़वाने की भी कोशिश करते हैं, इंतशार फैलाकर और इश्तियाल अंगेज़ी बेसिकली वो करने की कोशिश करते हैं। तो हम गुज़िश्ता अगर दिनों से देखते हैं तो CPO मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर RPO और कमिश्नर, ये 3-4 जो होते हैं ये बेसिकली पूरे मुल्तान को ही डील कर रहे होते हैं। RPO CPO ये पुलिस को देख रहे होते हैं, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ये इंतज़ामिया को देख रहे होते हैं। तो ओवरऑल अगर मुल्तान की हम बात करें तो मुल्तान में 484 जुलूस निकाले जाएंगे, यानी कब से 1 मुहर्रमुल हराम से लेके 10 मुहर्रमुल हराम तक, जिसमें से 101 जुलूसों को हसास करार दिया गया है। यानी 101 जो जुलूस हैं वो काफ़ी बड़े भी होंगे, A कैटेगरी के वो जुलूस होंगे। उसके साथ अगर मजालिस देखते हैं हम तो तकरीबन 1500 से ज़ायद मजालिस हैं जिनका इनेकाद किया जाएगा, जिनमें से तकरीबन 700 प्लस ऐसी हैं जो हसास हैं। अब अगर हम ये देखते हैं कि पुलिस के कितने एहलकारों की ड्यूटी लगाई गई है, 4293 एहलकार हैं, अफसरान और एहलकार, जिनकी पूरे मुल्तान भर में ड्यूटियां लगाई गई हैं। शिफ्टों के दौरान ड्यूटियां सर अंजाम देंगे, यानी 8-8 घंटे की शिफ्ट है, 12-12 घंटे की शिफ्ट है। एक शिफ्ट जाएगी, दूसरी शिफ्ट के आने तक वो पहली शिफ्ट इंतज़ार करेगी और वो उस टाइम तक नहीं छोड़ेगी। यानी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। अफसरान भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, एहलकार भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। अब इसमें मेन पॉइंट ये आता है कि सिक्योरिटी का जो पॉइंट है इसमें पुलिस अफसरान का क्या रोल है। हम ये देखते हैं कि 1 मुहर्रमुल हराम से लेके और आज तक रात को भी CPO ने तकरीबन 2 बजे करीब विजिट किया है मजालिस का, जहाँ पर जुलूस थे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरप्राइज विजिट था, चेक करने के लिए कि आया किस तरह से एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, आया सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर हैं नहीं हैं। CPO भी थे, साथ डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर भी थे। अब CPO तो चेक कर रहे हैं किसे, सिक्योरिटी पर्पसेस को, डिप्टी कमिश्नर चेक कर रहे हैं इंतजामात को। कौन से इंतजामात के आया जहां से जुलूसों ने गुजरना है वो रोड्स ठीक हैं, वहां गन तो नहीं पड़ा, अगर कोई कूड़ा क्रिकेट है तो उसमें कोई ऐसी चीज ना पड़ी हो जो कि अलार्मिंग हो या थ्रेट क्रिएट करती हो। उसके साथ
आप देखते हैं कि जब जुलूस निकलते हैं तो उन्होंने अलम भी उठाए होते हैं। उस हवाले से जितनी भी तारें लटक रही होती हैं तो उसके लिए स्पेशली मैप्को को और इंतज़ामिया ने ये सारे इंतजामात किए हुए हैं कि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। तो वो तमाम चीज़ें वेरी फर्स्ट डे से लेकर और अब तक खुद मॉनिटर की जा रही हैं। अच्छा, क्योंकि ये वाले क्यों हम लोग अक्सर देखते हैं ना कि अलम जब उठाया हुआ होता है तो सम टाइम हमारी बिजली की तारें माशाल्लाह से इतनी जाल बिछा हुआ होता है और इतनी लटकी हुई होती हैं कि काफ़ी ऐसे वाक़यात हुए हैं, पिछली दफ़ा भी हुए हैं कि अलम के साथ जो है वो उसकी वजह से तारें जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं और काफ़ी लोग फिर ज़ख्मी भी होते हैं, काफ़ी लोगों को करंट भी लगता है। तो इस हवाले से आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सिर्फ इसी चीज़ के पेश नज़र ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं कि अगर तारें लटक रही हैं तो उन्हें प्रॉपर तरीके से सेट किया जाए, यानी किसी भी एक बंदे का या ज्यादा लोगों का किसी का भी नुकसान ना हो। वो चाहे एक बंदे का नुकसान है, ज्यादा लोगों का नुकसान है, नुकसान तो नुकसान ही है। और इस मौके पर अल्लाह ना करे अगर कोई नुकसान हो जाता है तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब उसके साथ हम आ जाते हैं कि सिक्योरिटी के और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। परसों मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया है। उसी के साथ ही परसों ही ये फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च क्या था? फ्लैग मार्च ये था, ओवरऑल मुल्तान के सीपीओ थे, सीटीओ थे, रेस्क्यू 1112 का पूरा महकमा था, इसके साथ हमारी डॉल्फिन थी, पुलिस थी, एलिट थी, ये तमाम इन लोगों ने पूरा क्या किया, एक कॉन्वाय की सूरत में पूरे मुल्तान का गश्त किया है। वो सिर्फ एक इमेज देना होता है, एक तासुर देना होता है कि हमारी पुलिस हर वक्त किसी भी ऐसे शरपसंद अनासिर से निपटने के लिए हमेशा के लिए तैयार है। तो ये परसों ये हुआ है। मॉक एक्सरसाइजेज की जा रही हैं। मॉक एक्सरसाइजेज क्या हैं? इमाम बारगाह हैदरिया में की गई है गुलगश्त में। इसी तरह से मुमताज़ाबाद से बहुत बड़ा जुलूस बरामद होता है, कदीमी जुलूस होता है, गुलगश्त से कदीमी जुलूस। इसी तरह से दौलत गेट चौक के ऊपर हुसैनाबाद इमाम बारगाह, वहाँ से बहुत बड़ा जुलूस बरामद होता है। ये 3-4 मुल्तान के जुलूस होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बड़े, इंपॉर्टेंट और कदीमी होते हैं। यहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट जुलूस बरामद होते हैं, बड़े और कदीमी जुलूस, वहाँ पर मॉक एक्सरसाइजेज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइजेज क्या होती हैं? मॉक एक्सरसाइजेज ये होती हैं कि पुलिस एहलकार और दीगर जितने भी हसास इदारे आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ वो प्रॉपर इस तरह से एक ऐसे समझ लें फिल्म टाइप क्रिएट की जाती है कि वायरलेस होती है, वायरलेस के बाद बताया जाता है इस जगह पर हमला हो गया है, तो वो एट अ मोमेंट देखा जाता है कि कितने टाइम में पुलिस है या दीगर इदारे जो हैं वो कितने टाइम में रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है। उसी तरह से जिस तरह से रोड पर ट्रैफिक की रवानी होती है, उसी तरह से जिस तरह से तमाम पुलिस एहलकार अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं कि कितने टाइम के अंदर रिस्पॉन्स किया जाता है और वहां पर जाकर दहशतगर्द हैं या कोई भी इस तरह के अनासिर हैं उन्हें कितनी जल्दी पकड़ा जाता है। तो मॉक एक्सरसाइजेज का इनेकाद किया जा रहा है, फ्लैग मार्च हो रहे हैं। उसके साथ बड़ी चीज़ ये है, कमिश्नर खुद विजिट कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर, सीटीओ विजिट कर रहे हैं, सीपीओ विजिट कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें इस तरह। अच्छा, और फिर इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो बात है, जितने भी डिवीजन्स हैं, एसपी सिटी है, एसपी कैंट है, एसपी गुलगश्त है, इनके अंडर जितने भी इमाम बारगाहें आती हैं तो उनके लिए स्पेशल टास्क दिया गया है कि एसपी खुद उसकी निगरानी करेंगे, डीएसपी उसको हेड करेंगे और मुतलका एसएचओज या जितने भी अफसरान होंगे वो वही मौके पर मौजूद होंगे, ताकि किसी भी अल्लाह ना करे कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है, अव्वल तो होगा नहीं, सिक्योरिटी सख्त है, अगर कोई होता है तो मुतलका तमाम जितने भी इदारे हैं वो अलर्ट रहें। सही। अच्छा, मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ ही जो है सभी जानते हैं कितना अरसा हो गया आपको नात खानी और मनकबत हुजूर की बारगाह में सना करते हुए 12 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह। बहुत कम एज में स्टार्ट किया था? जी, स्कूल लाइफ से। अच्छा, शौक था खुद ही? बस शौक था। होता है ना, घर वाले भी चाह रहे होते हैं, घर वालों की तरफ से भी होता है। बस मजहबी घराना था। हाँ। माहौल घर कैसा था तो फिर घर में और भी फैमिली में जी मेरे छोटे भाई हैं जाहिद हुसैन। अच्छा, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। राइट, चले माशाल्लाह। अच्छा जी, और इसके साथ ही जो है हम जिस तरह मुहर्रम के हवाले से बात कर रहे थे कि काफ़ी इंतजाम किए जा रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से भी, उसके साथ साथ क्राइम के हवाले से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इन डेज़ में जिस तरह पुलिस जो है वो काफ़ी बिजी होती है, जिस तरह हमारी इवेंट्स आते हैं स्पेशली, उसी में ये लोग जो है एहतराम करने की बजाय मैं समझती हूँ कि लोग जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। जिस तरह अब देख रहे हैं कि लूट मार जो है वो बहुत ज़्यादा की जाती है, डकैती के मामलात हैं, कत्ल के वाक़यात हैं, इस तरह के बहुत सारे केसेस जो हैं हम आए दिन जो है वो देख रहे होते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में आप हसन, क्राइम के हवाले से?
क्राइम तो रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है जैसे बंदा दूध में पानी डालता जाए और दूध फैलता चला जाता है, ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है क्राइम। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि इतना क्राइम बढ़ रहा है। अगर हम सिर्फ गुज़िश्ता एक हफ्ते का अगर क्राइम डाटा उठाकर देखें तो तकरीबन 3 करोड़ और 60 लाख से ज़ायद मालियत का सामान है जो एक हफ्ते के दौरान शहरियों ने लूज किया है। 3 करोड़ 60 लाख से ज़ायद मालियत का। आप उसमें देख लें कि मोबाइल फ़ोन है, तकरीबन 41 लाख से ज़ायद मोबाइल फ़ोन है, 78 मोबाइल फ़ोन। इसी तरह से 45 लाख से ज़ायद मालियत के 50 मोटरसाइकिल हैं। आप दूसरी तरफ आ जाएं, जानवर। हम सिर्फ समझते हैं कि ईद उल अज़हा पर ही जानवर चोरी होते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस होती है। 1 करोड़ 58 लाख से ज़ायद मालियत के जानवर गुज़िश्ता एक हफ्ते में चोरी हुए हैं। टोटल अगर हम इसका देखते हैं तो 3-3.5 करोड़ से ज़ायद मालियत का सामान बनता है, जिसमें अगर नकदी देखें तो तकरीबन 75 लाख से ज़ायद की नकदी है। घरेलू सामान की मद में अगर देखें कितनी मालियत है तो 11 लाख से ज़ायद मालियत वो बनती है। तो ये तमाम चीज़ें एक हफ्ते के दौरान इतना, ये तो वो है जो रिकॉर्ड क्राइम है जिनकी FIRs दर्ज हो जाती हैं, जो कि तहरीरी तौर पर आ जाता है, रिकॉर्ड में आ जाता है, ये वो क्राइम है। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा क्राइम है जो तो रिकॉर्ड में भी नहीं आता। अब इसके साथ अगर देखें, ये तो सिर्फ हो गया क्राइम जिसमें शहरी क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। क्राइम अगेंस्ट पर्सन क्या है? क्राइम अगेंस्ट पर्सन ये है कि जब आपसे कोई डाकू चोर कोई चीज लेने आता है तो साथ वो आपको भी इंजर्ड करता है। तो एक दिन के अंदर 24 घंटों के दौरान, परसों की ये बात है, 5 कत्ल हुए मुल्तान में। 5 कत्ल, और वो सारे के सारे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं थे, क्राइम अगेंस्ट पर्सन थे, और वो दौराने डकैती हुए हैं। एक वाकया मैं थोड़ा सा अगर डिटेल से आपको बताऊं, एक वाकया पेश आता है थाना BZ की हदूद में, वापडा टाउन के बाहर। वो एक शहरी था, वो अपने ऑफिस से पैसे शैसे लेकर आ रहा था, वो भी एंटर नहीं होने लगा तो उसे रोका गया गन पॉइंट पर, थोड़ी सी मजामत की है, उसे फायर कर दिया है, मौके पर डेथ हो गई है उसकी। दूसरा वाकया पेश आया है, रात गए थाना सीतल माड़ी की हदूद में, सहू चौक खानेवाल रोड पर। वहां वाकया पेश आता है, सुनारा था, वो कोई अपना सामान लेकर आ रहा था, तो उसे रात गए तकरीबन 3 बजे का टाइम था ऑलमोस्ट, उसे रोकते हैं, उसे रोककर थोड़ी सी मजामत होती है, फायर करते हैं, मौके पर डेथ हो जाती है। अच्छा, इसको मजीद भी इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, बात हो रही थी हमारी क्राइम के हवाले से। जी, एक वाकया पेश आया वहां खानेवाल रोड पर, सहू चौक के करीब। अच्छा, दूसरा जो वाकया पेश आया, ये सारे मैं आपको वाकयात बता रहा हूं जो अलल सुबह पेश आए। एक और वाकया पेश आया थाना हरम गेट की हदूद में। वो क्या था, वो घर के अंदर घुसकर और बाप और बेटे को मौत के घाट उतार दिया फायरिंग करके। वो इब्तदाई मालूमात के मुताबिक भी वो यही चीज थी कि वो बेसिकली घर के अंदर घुसे थे क्या करने के लिए, डकैती, रॉबरी के उसके जुमरे में। लेकिन वो आगे गए तो वो उनका शायद वो, अब ये भी कहा जा रहा है कि वो उनकी कोई पुरानी दुश्मनी भी थी, जाहिर सी बात है वो फिर रंग दे दिया जाता है। 5वां जो कत्ल हुआ वो थाना कुतुबपुर की हदूद में हुआ। वो भी सेम इसी तरह से था, एक बंदा पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा रहा था और वो जब निकलने लगा तो उसे फायरिंग करके उसे भी मौत के घाट उतार दिया। यानी एक ही दिन में 24 घंटे के दौरान जब 5 कत्ल होते हैं, और एक हफ्ते की अगर बात की जाए 5 कत्ल हो रहे हैं एक दिन में, और फायरिंग से यानी डकैती के दौरान ही फायरिंग से कितने 4 अफराद जख्मी हो रहे हैं जिनसे। अब ये तमाम वो चीजें हैं कि एक हफ्ते का क्राइम डाटा भी हमने देख लिया है क्या है, एक हफ्ते के दौरान इंजरीज भी देखनी है कितनी है। तो अब इस तमाम असना में लोग भी लुट रहे हैं, लोग अपनी जानों से भी हाथ धो रहे हैं। अब तो आप ये देखें, थोड़ी सी मजामत पर फायर खोलने से भी नहीं रहते। यही तो बात है कि अब तो ये वाला सीन ही नहीं है कि आप मजामत करें। अगर आपने जान बचानी है तो अगर आपके पास जो कुछ भी है तो आपने इनकार ही नहीं करना। जी हाँ, जी हम लोग थोड़ा सा, जाहिर सी बात है हर किसी का जो है वो अगर कैश है उसके पास तो वो जाहिर सी बात है उसके लिए कीमती है। अगर उसके पास गाड़ी है, अगर उसकी बाइक है, या वो इतना हम ये तो साहिब इस्तात नहीं है, जो उसके पास उसकी चीजें हैं वो उसके लिए बहुत कीमती होती हैं। तो थोड़ी सी मजामत भी जो है वो आपके लिए जो है जान का ये होता है कि आप बाजी हार जाते हैं। और फिर लोगों को, अगलों को तो बिल्कुल एहसास नहीं है ना
किस चीज़ का कि आप घर के इकलौते हैं, घर के खुद जो है वो कफील करने वाले आप खुद हैं, एक अकेला इंसान है, वो तमाम फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, तो ये लोग तो इस चीज़ का एहसास ही नहीं करते ना। जी हाँ, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। आप ठीक कह रही हैं कि जो लूटने आता है उसे ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये जो जिस बंदे से मैं लूट मार कर रहा हूँ ये वाहिद कमाने वाला होगा। उसकी वालदा बिस्तरे मर्ग पर होगी, उसका वालिद क्या क्या मसाइल होंगे जिंदगी के, क्या चीजें उसकी जिंदगी में। लेकिन आप ये देखें कि एट अ इंस्टेंट मोमेंट वो फायरिंग करने से भी नहीं रहते, और ये भी अंदाजा नहीं होता कि फायरिंग करने के बाद ये बंदा बचता है या नहीं बचता। आप ये देखें कि वो सिर्फ एक मोबाइल फोन लेने खातिर, चंद पैसे लेने खातिर, मोटरसाइकिल लेने खातिर, गाड़ी लेने खातिर, ये तमाम चीजें लेने के पीछे वो ये नहीं सोचते कि पीछे घर के मामलात कौन देखेगा, पीछे घर आपने चीजें ले जा। कुछ लोग तो इस तरह का भी करते हैं कि अगर मज़ाहमत नहीं भी करते तो वो सिर्फ इस चक्कर, इस डर की वजह से कि ये कोई इस तरह के ये हमारे पीछे ना आए, या फिर भी उसको जो है वो नुकसान पहुंचा देते हैं सिर्फ इस चक्कर में। हालांकि सब कुछ तो ले जा चुके होते हैं, फिर भी आप ले जाने के बावजूद भी वो सिर्फ इस डर की वजह से कि ये हमारे पीछे ना आ जाए, हमें चेज ना करे, या कोई हमारी ऐसी शनाख्त अपने पास ना रख ले, तो फिर भी वो फायर कर जाते हैं। यानी सोचने का मकाम ये है कि आप ये देखें कि एक हफ्ते के दौरान इतना क्राइम हो रहा है, एक महीने को देखें तो कितना क्राइम हो रहा होगा। इस तमाम सिचुएशन में पुलिस की क्या स्टैंडिंग हमें नजर आती है। लोग तो लुट रहे हैं, लोग दिन दिहाड़े मर भी रहे हैं, लोगों को मौत के घाट भी उतारा जा रहा है। तो आखिर जाहिर सी बात है, एक सवालिया निशान है पुलिस पर भी। सिर्फ फ्लैग मार्च करने से, सिर्फ तस्वीर बनाने से और वो अपलोड करने से तो मामलात हल नहीं होते। अच्छा, फिर हम देखते हैं जैसे बाइक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा चोरी हुई है। अच्छा, गाड़ी के अब जो है वो गाड़ियां जो हैं वो बहुत ज्यादा चोरी हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अब कहते हैं ना जैसे टेक्नोलॉजी में जिद्दत आई है ना, उस तरह लोग जितने भी डाकू हैं उन्होंने भी अपने जो है वो टेक्निक्स जो हैं वो चेंज कर ली हैं। तो वो बिल्कुल जो है नए तरीकों से गाड़ी जो है वो चोरी करते हैं, वारदातें करते हैं। तो ये चीजें भी जाहिर है बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ना, जितनी टेक्नोलॉजी जदीद होती है उसी हिसाब से क्राइम भी जदीद होता है। हाँ। याद रखिएगा, यानी पहले सिर्फ ये होता था कि आप गाड़ी बाहर खड़ी करते थे, मोटरसाइकिल बाहर खड़ी करते थे तो वो चोरी हो जाती थी। लेकिन अब तो ये देखें कि आप कितने लॉक्स लगे होने के बावजूद भी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है। और आपने कितनी बारहा मरतबा वीडियोस देखी होंगी, सीसीटीवी फुटेजेस भी होती हैं, उसके अलावा भी जितने गैंग्स पकड़े जाते हैं तो उनका यही होता है, यार सिंपल सा फॉर्मूला है, हम एक झटका देते हैं, लॉक टूट जाता है, उसके बाद हम डायरेक्ट करते हैं, मोटरसाइकिल स्टार्ट विद इन 30 सेकेंड या लेस देन 30 सेकेंड मेरा ख्याल में एक मोटर बाइक चोरी होती है और पता भी नहीं चलता कहां से चोरी हुई है, कहां गई है। लेकिन यहाँ बात यह है, अक्सर यही बात करता हूं मैं, हमेशा ही यही बात करता हूं कि एक थाने की हदूद में चाहे 5 लाख की आबादी है, चाहे 2 लाख की आबादी है, चाहे 30,000 लोग रहते हैं एक थाने की हदूद में, तो वहां पर बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही होती हैं, बहुत सारे इदारे मिलकर काम कर रहे होते हैं। जब बहुत सारे इदारे मिलकर काम कर रहे होते हैं तो वो रेगुलर बेस पर अपनी रिपोर्ट्स भी अपडेट कर रहे होते हैं। वो बता रहे होते हैं मुतलका थाने के एसएचओ को, मुतलका डीएसपी को कि यार आपके इलाके में इस जगह पर ये लोग रह रहे हैं, ये काम हो रहे हैं और इस तरह की प्लानिंग्स की जा रही हैं, या आपके इलाके में इस जगह पर नाजायज असलहा फरोख्त हो रहा है, आपके इलाके में इस जगह पर मंशियात फरोशी हो रही है, आपके इलाके में इस जगह पर वारदातें ज्यादा हो रही हैं। जो वही बात है ना कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सिस्टम की खराबी की वजह से मैं समझती हूँ कि उन लोगों को छोड़ दिया जाता है, कुछ पैसे ले लिए जाते हैं। अच्छा, रात ही मेरे चाचू घर आए, उनसे यही बात हो रही थी कि उनके मोहल्ले में भी इसी तरह डकैती की वारदात हुई। तो उन्होंने कहा कि मोहल्ले वालों ने उनको खुद पकड़ लिया और बहुत ज़्यादा पे मारा पीटा, और जो है वो आमने सामने फायरिंग हुई, डाकुओं ने भी की और जो जिनके घर में हो रही थी उन्होंने भी फायरिंग की। तो फिर उसमें से एक जख्मी हुआ, 2 भाग गए। तो मतलब उन्होंने, वो पुलिस के हवाले ही नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने कहा जी आप इनको पकड़ के ले जाएंगे और कुछ टाइम बाद आपने छोड़ देना है। जब आप छोड़ देंगे तो यही लोग फिर आएंगे, या तो फिर ये हमें जानी नुकसान पहुंच जाएंगे, या फिर हमारे साथ जो है वो दोबारा हमारे साथ या किसी और के साथ भी उन्होंने यही काम करना है। तो मतलब आप अगर इनके खिलाफ एक्शन लें, कोई इनको सजा दें, कोई कुछ करें, फिर तो आप इन्हें ले जा सकते हैं, नहीं तो फिर हमारे हवाले करें, हम खुद ही इसकी जो है वो सजा जो है वो इसके साथ कर लेंगे। देखें ना, सिर्फ इसी वजह से आप कितने पिछले दिनों में वाकयात उठाकर देख लें, हमारा गुलगश्त का वाकया एक मेन एग्जाम्पल है इसकी, कि सिर्फ क्यों हुआ, इसी वजह से हुआ, डकैतियां बहुत ज्यादा बढ़ रही थी,
डाकू हत्थे चढ़ गए आम आवाम हाँ, के, तो और उन्होंने कहा कि हम बहुत... क्यों ना अपनी अदालत यहीं पर लगा लें। हाँ। हम पुलिस के हवाले करेंगे, पुलिस तो पता नहीं कहां से कहां लेकर चली जाती है, या ये गाड़ी में बैठकर जाएं, पता नहीं थाने तक पहुंचते भी हैं या नहीं पहुंचते। हाँ। यही लोग हमें तो देख कर गए हैं कि यार ये लोग हैं, कल को छूटने के बाद ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होंगे, क्यों ना हम अपनी अदालत यहीं लगा के इन्हें मौत के घाट उतार। तो वो 3 लोगों की एग्जाम्पल हमारे सामने है। अवाम ने क्या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली ना, वो क्यों निकाली, तंग आए हुए थे ना उन्हें लोग, इतना पुलिस वाले भी, हाँ, एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जाया गया था। अगर वो एक्सट्रीम लेवल तक ना जाते तो ये मामलात पेश ना आते। कानून हमारा स्ट्रॉन्ग हो, जब तक कानून स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ये मामलात होते रहेंगे। कानून को अपनी जगह खुद बनाना। अभी वही बात है ना कि जब लोग भी अब ट्रस्ट करना भूल गए हैं ना, कि हम क्या पुलिस वालों पे जो है वो ट्रस्ट करें। अच्छा जी, सिस्टम को बेहतरी लाई जाएगी तो तभी हमारे चीज़ें और हालात भी बेहतर हो सकते हैं। इसके साथ ही जो तरह हम ये बात करें उसके क्राइम के हवाले से, हसन, मुल्तान में भी जो है भत्ताखोरी के हवाले से अगर हम बात कर लें तो इस टाइम जो है वो भी अरूज पर है। इसमें भी मैं समझती हूँ एक माफिया जो है वो इस तरह का इतना स्ट्रॉन्ग है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इस हवाले से कोई पुलिस की कारकर्दगी? आपको याद होगा जब भी भत्ताखोरी का या भत्ताखोर का लफ्ज आता था, भत्ता का जब भी लफ्ज आता था तो वो हमेशा किसके साथ अटैच किया जाता था? कराची के साथ अटैच किया जाता था। वैसे मुख्तलिफ, क्योंकि सबसे पहले जो ओरिजिन था भत्ताखोरी का, भत्ताखोरों का या भत्ते का, वो बेसिकली स्टार्टिंग ही उसकी कहाँ से है? कराची से है। और फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता ये देखा कि भत्ताखोरी ना मिलने पर फायरिंग हो गई, 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये स्टार्टिंग ओरिजिन इसका कराची से हुआ, कराची से होते बढ़ते 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 मुल्तान में कभी हमने नहीं सोचा था कि इस तरह से मामलात होंगे कि भत्ता ना देने पर फायरिंग होगी या किसी को थ्रेट किया जाएगा। हालांकि यहाँ हो रहा था, लेकिन लेकिन क्योंकि हर इलाके में जो है ये होता आया है। जी हाँ। बट अब ये है कि अब चीजें जो है वो सरेआम होने लग गई हैं, सर उठा रही हैं। अब चीजें सर उठा रही हैं, अब वो लोग सर उठा रहे हैं। वो बड़ी अच्छी बात है। वो कहते हैं कि जब सांप सर उठाने लगे तो उसे वहीं कुचल देना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी उसे स्पेस देते हैं, जब वो बाहर निकलता है तो फिर वो ये नहीं देखता, वो फिर उसके सामने जो आता है उसे वो डस लेता है। तो इसी तरह से जब भत्ताखोर सर उठा रहे थे तो इन्हें वहीं कुचलना चाहिए था। अब क्या है, वही लोग हैं, वही अनासिर हैं, वही थाने की हदूदें हैं और वही सब कुछ है। भत्ता ना मिलने पर फायरिंग हो रही है, भत्ता ना मिलने पर लोगों को थ्रेट किया जा रहा है। अभी का अगर मैं आपको रिसेंट वाकया कोट करूं तो थाना BZ की हदूद है, MA जिना रोड पर हम जाते हैं यहाँ से यूनिवर्सिटी वाली साइड से चौक कुमारा वाली साइड पर। वहाँ पर एक रियल एस्टेट का ऑफिस है, अच्छा उनका बिजनेस है, अच्छा चलता है। वहाँ पर एक मुल्तान का ये एक शख्स है, उसने उन्हें पहले मैसेजेस किए, पहले लोगों के ज़रिए पैगाम पहुंचवाए कि जी इस तरह से वो भत्ता मांग रहे हैं। फिर उसके बाद उसने व्हाट्सएप पर मैसेजेस वगैरह किए, अप्रोच किया लोगों क्या उन्हीं को कि आप मुझे भत्ता दें, नहीं तो मैं आपके खिलाफ क्या करूंगा, मैं आपके खिलाफ वो एक्सट्रीम लेवल तक जाकर काम करूंगा कि शायद आपकी सोच भी नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ थ्रेट थे। एक दिन क्या होता है, शाम के टाइम तकरीबन 8 बजे के करीब वो लोग अपने ऑफिस में ही बैठे होते हैं और बाहर से एक गुजरती हुई गाड़ी में से फायरिंग होती है और वो लोगों को जख्मी करती है। और वो बाद में पता चलता है फायरिंग क्यों की गई, वो वही शख्स था जो उनसे भत्ता मांग रहा था। यानी अब आप ये देखें कि इतना एक्सट्रीम लेवल तक केस जा पहुंचे है कि भत्ता ना मिलने पर, भत्ता ना देने पर फायरिंग की जा रही है। अच्छा, लोग नुकसान पहुंच जाते हैं ना। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप ठीक है जी? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आमना है हमारे। हाँ बिल्कुल जी, मैं आमना बात कर रही हूँ। मैं सलाम एक इधर पेश करना चाह रही हूँ शोधा करबला। जी जी जरूर। कहे सवारी करबला की, कहे सवारों को सलाम, नेज़े पे कुरान पढ़ने वाले कारी को सलाम, दिल के टुकड़े करके रुखसार आप ख़ैमे में रही, हज़रते ज़ैनब तुम्हारी पर्दादारी को सलाम, मुस्कुरा कर
भेजते हो, करते हो रंगी शबा, अकबरो कासिम तुम्हारी जानी सारी को सलाम। नेज़े पे कुरान पढ़ने वाले कारी को सलाम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आमना, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी। मैं इसमें हिस्सा लेती रहूं, मेरी कोशिश होगी कि मैं रोजाना कुछ न कुछ जो है वो मैं पढ़ती रहूं और शुदाई करबला की याद में आपको सुनाती रहूं। बहुत शुक्रिया, और हमें खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह जी। जी माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत हाँ, कलाम बहुत था माशाल्लाह। अच्छा, तो अब आप ये देखें कि एक्सट्रीम केस यहाँ तक जा पहुँचे है कि अब भत्ता ना मिलने पर फायरिंग हो रही है। तो वो खैर उन्होंने वो जो मुतासरीन थे वो FIR भी लॉन्च हो गई है, सब कुछ हो गया है, मगर उस FIR का मुझे ये बताएं क्या फ़ायदा है जब तक वो मरकज़ी मुलजिम, आप ये देखें दिन दहाड़े एक बंदा थ्रेट आपको दे रहा है, थ्रेट देने के बाद ऑब्वियस सी बात है उन्होंने मुतलका थाने को बताया हुआ है कि इस तरह से हमारे से भत्ता मांग रहे हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही। तो ये मैं समझता हूँ एक हमारे इदारों पर और पुलिस पर एक सवालिया निशान है कि आखिर इतना एक्सट्रीम लेवल तक केस क्यों जा रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि उन्हें नहीं रोका जा रहा, उन्हें नहीं नथ डाली जा रही, उन्हें नहीं कुचला जा रहा, उन सांपों को नहीं कुचला जाएगा तो वो उन्होंने प्रॉब्लम करना है, फिर वो ऐसा ही है। फिर अभी भी दिन दिहाड़े हम देखें जो गला मंडी वाली साइड पर जाएं, उसमें भी पिछले दिनों में हमने ये देखा कि सरेआम जो है वो फायरिंग की जा रही थी और दुश्मनियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोग पाल लेते हैं। इस हवाले से भी जो है वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में बस अब तो कोशिश ऐसे लगता है लगी रहती है कि एक दूसरे को नुकसान कैसे पहुंचाना है। देखिए ना, आप ये देखें इजी वे है किस चीज का, वेपन आपके हाथ में है। वेपन जब इलीगल वेपन आपके पास है, इलीगल चीजें आपके पास हैं, तो वो यूज करना भी मुश्किल नहीं है। ऐसे ही है, ये जितनी चीजें जब बैन हो जाए, एक बंदे के पास वेपन ही नहीं होगा तो आप मुझे ये बताएं वो दुश्मनी क्या करेगा? हाथापाई से करेगा। हाथापाई से तो बंदा नहीं मरता ना, फायरिंग के नतीजे में या कुछ इस एक्सट्रीम लेवल तक जाकर काम होता है तो वो होता है। आप ये देखें कि इलीगल वेपन को रोका जाए, इलीगल चीजों को रोका जाए, वहां पर कानून हमारा, बार बार मैं ये बात कर रहा हूं, कानून स्ट्रोंग हो जाए। कानून स्ट्रोंग होगा, हमारे इदारे स्ट्रोंग होंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस दिन कानून स्ट्रोंग हो गया उस दिन चाहे दुश्मनियां हो, उस दिन चाहे जो कुछ हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हसन, आप हमारे साथ रहे। शाहिद आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे हो। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी राना मुमताज़ रसूल साहब जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, आज हम इनसे बात करेंगे, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात होगी और साथ साथ हम बात करेंगे नौजवानों के हवाले से। जिस तरह हम अभी देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो है काफ़ी हमारे जो नौजवान हैं वो मूव कर रहे हैं, काफ़ी हद तक मूव कर चुके हैं। कुछ लोगों की अभी भी यही कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके हम इस मुल्क से बाहर चले जाएं, क्योंकि हम समझते हैं कि जो हमारे नौजवान हैं वो हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है। अगर यहीं से हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर्स वहाँ जाकर अपने सर्विसेज देंगे तो फिर हमारे मुल्क में जो है जाहिर सी बात है महरूमी का शिकार होंगे जब ऐसे लोग जो है वो, ऐसा टैलेंट जो है वो यहाँ से मूव कर जाएगा। तो इस हवाले से बात होगी, इनकी सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से भी बात करेंगे कि इस टाइम जो इनकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो क्या क्या चल रही हैं। क्या हालचाल हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से सबसे पहले तो जान लेते हैं ना कि उस पर आजकल आप क्या काम कर रहे हैं। थोड़ा सा उसमें यह था कि जैसे ईद गुजरी है अभी, ईद उल अज़हा, तो उसके हवाले से मुख्तलिफ हमारी एक्टिविटीज़ थी। जैसे ईदी सेंटर में हमने इवेंट रखा, प्रोग्राम रखा है उनके बच्चों के लिए, एक्टिविटीज़, उनको कपड़े वगैरह हमने दिए हैं, फिर एक टाइम का खाना हमने उनके साथ किया। सेम इसी तरह दूसरा प्रोजेक्ट हमारा ओल्ड एज होम में था, सही, उसके हवाले से हमने वहाँ पे एक्टिविटी की बुजुर्गों के साथ भी। अब डेफिनेटली वो बुजुर्ग भी ये चाहते हैं कि कोई ना कोई हमारे साथ आए, बैठे, गपशप करे, और स्पेशली जब ईद का दिन होता है तो ईद के दिन के मौके के ऊपर तो वैसे ही हर किसी को अपने रिश्तेदारों की भी याद आती है। कोई भी आए ना तो इस तरह के जो इवेंट्स आते हैं तो बंदा इमोशनल हो जाता है कि आप अपनी फैमिली के साथ हों या अगर आप अपनी फैमिली से दूर हैं, जो लोग
जिस तरह ओल्ड एज होम्स की बात करें तो वहाँ पर ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो अपनी फैमिलीज को मिस कर रहे होते हैं। हाँ, तो वहाँ पे हमने एक्टिविटी की। फिर उसके साथ थोड़ा सा मेडिकल्स के हवाले से हमारी एक्टिविटीज चल रही हैं, स्पेशली कैंसर के हवाले से उसके अवेयरनेस सेमिनार्स वो हम करवा रहे हैं। अब तो रेगुलरली थोड़ा सा प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है फीमेल कॉलेजेस के अंदर और इंस्टीट्यूट के अंदर, कि वहाँ पे जाते हैं, थोड़ा सा अवेयरनेस के हवाले से सेशन देते हैं। स्पेशली जो फीमेल की ब्रेस्ट कैंसर है इसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ जी। और वो हो भी रहा है। दूसरा थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ है कि जो बच्ची हैं वो थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के साथ या डॉक्टर को बताना थोड़ा सा शर्मिंदगी भी महसूस करती हैं। तो वो दी एंड फिर स्टेज पे उस वक्त जब बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो देन उन्हें फिर इस चीज़ का पता लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना क्रिएट हो गया। तो उसके हवाले से डॉक्टर अहमद मसूद साहब हैं, वो हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं इस हवाले से, कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से। बाकी उसके अलावा इंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है और चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा सा गर्मी का फैक्टर भी है, तो इस हवाले से ये कुछ चीज़ें और मामला हैं जो हमारे चल रहे हैं। सही। अच्छा, जिस तरह हम अभी नौजवानों के हवाले से बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जो है हम यहाँ पर देखते हैं लोग जो है ना, ज्यादातर हमारे यहाँ जो एक माइंडसेट बना दिया गया है वो जॉब्स का है कि हमारे घरों में सबसे पहली बात ही यही आती है कि एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब हो आपकी, और आपने इतनी डिग्री आपके पास होगी तो आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और आपकी अच्छी सैलरी होगी, आपको तमाम फैसिलिटी, कोशिश यही करते हैं मोस्टली। लेकिन हम अगर देखें यहाँ पर नौजवानों को उस तरीके से गाइड नहीं किया जाता कि वो किसी अपने काम की तरफ आए, कारोबार की तरफ आए। कुछ इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, उसमें ना 2-3 चीज़ों का फैक्टर है। एक तो हमारे जो आजकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं और जो चीज़ें चल रही हैं, बच्चा हमारा एफए या बीए जब करके बाहर आ जाता है तो वो हाथ में डिग्री तो ले आता है, हाँ। लेकिन उसके बाद वो पूछता है मैंने करना क्या। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ पर स्किल्स के ऊपर जो है ना वर्किंग नहीं हो रही, काम नहीं हो रही। बेसिकली तो होना तो बाकी ममालिक की तरह ये होना चाहिए कि जिस वक्त आपके नौजवान डिग्री लेके निकलता है तो कम से कम वो इस चीज के ऊपर जरूर आए कि मेरे पास ये स्किल या ये हुनर है। वही एक सिस्टम चल रहा है रट्टा रटाए वाला, कि सिर्फ पढ़ना है, रट्टा लगाना है, सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर कोई काम नहीं है, स्किल्स के ऊपर कोई काम नहीं है, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के ऊपर कोई काम नहीं है। तो सिर्फ इस वक्त मतलब है जो हमारे कॉलेजेस भी हैं, इंस्टीट्यूट भी हैं या स्कूल्स भी हैं हमारे, वो सिर्फ ये हो रहा है कि बच्चा जा रहा है, जाके पढ़ के वो वापसी आ रहा है और उसके बाद वो चीज़ों को कर रहा है। वो जो एक चीज़ है कि बच्चा सेल्फ अपने तौर पर जवाब को तैयार करे, अपनी थोड़ा सा दिमाग को, जहन को यूटिलाइज करे भी। एक चीज़ का अगर एक सवाल है तो उसकी अल्टरनेट दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, उस तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। और थोड़ा सा ना हमारे ऊपर जो पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी भी ये थोड़ी सी बनती है कि किसी बच्चे से पूछा जाता है कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो वो कहता है जी मैं मेडिकल कर रहा हूँ। तो बेटे ये क्यों कर रहे हो? मेरी अम्मी की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। अच्छा, दूसरी तरफ अगर होते हैं तो कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, उससे पूछते तो वो कहता है जी अबू जी ने कहा था ये चीज़ है। बेसिकली हमारे बच्चे के अंदर जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, जो उसकी एबिलिटीज़ हैं, या उसके अंदर जो कुदरती तौर पे भी स्किल्स हैं, जब वो बच्चा उन चीज़ों के ऊपर आता है तो हम उसको रोकते हैं कि आप ये वाला काम ना करें, आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। तो जो बच्चे के अंदर एक मतलब है एनर्जेटिक होता है या वो कुछ करना चाह रहा होता है, हम उस चीज़ को ग्रूम ही नहीं होने देते, उस चीज़ को हम ऊपर ही नहीं आने देते। फिर दूसरा भी ये जो दूसरी आपने बात की कि नौजवान जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, देखें जब आपके मुल्क के अंदर सबसे पहली तो चीज़ है कि जॉब का ना मिलना। दूसरा हमारे ये कल्चर बन गया है कि हमारा जो बच्चा है, हाँ। वो अगर उसे सरकारी नौकरी मिलेगी और वो बाबू बनेगा तो दैन ही उसके लिए अच्छा प्रपोजल भी आएगा और अच्छा उसका स्कोप भी बनेगा। और तीसरी चीज़ अब ये हो गया कि जो अमन मान की सूरत हाल है वो उस हवाले से देख लें। चौथा ये हो रहा है कि हमारा जो माहौल है यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का और बाकी चीज़ों का, ये सारे फैक्टर जब हम इन सबको इकट्ठा करते हैं और इनको इकट्ठा करने के बाद हम देखते हैं कि ये हमने क्या नर्सरी तैयार की है। फिर जब वो पढ़ भी ले जाते हैं 16 साल की स्टडी चीज़ें और मामला, दैन उसके बाद होता है जी अब मैंने करना क्या। उस करने के लिए उसको वो डायरेक्शन ही नजर नहीं आ रही कि जिस डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो वो डेफिनेटली फिर ट्राई करते हैं कि भी हम कहीं बाहर जाएं या कुछ और काम करें या चीजें करें। अब ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर है कि वो वाले काम नहीं करेंगे जो बैरून मुल्क जाके करते हैं। यहाँ पे क्योंकि वहाँ तो फिर रूल्स को भी फॉलो करना है, हर चीज को फॉलो करना आपने देखना है कि उनके मुताबिक अकॉर्डिंग काम हो। फिर वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर ज्यादा ड्यूटी आवर्स वहाँ पर आपको देने पड़ते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में जो है जब फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, तो फिर वो यही सोचेंगे कि यार यहाँ पर अपने आप को वो करने से बेहतर है कि फिर हम वहीं पे क्यों वहीं पे जाके कर लें। अब ये भी देखें ना, दूसरी चीज ईगो भी आ जाती है। हाँ। कि जी अब मैं पाकिस्तान में रह के मैं ये वाला काम करूँ, अब मैं पेट्रोल पंप्स के ऊपर काम करूँ, या अब मैं जाके मैकेनिकल काम करूँ, या मैं घरों के अंदर जाके
इंस्ट्रूमेंट वाला काम करूं या इलेक्ट्रिक का काम करूं, ये चीज़ें ये भी आ जाती हैं ईगोज हमारी, एक चीज़। फिर दूसरी चीज़ ये है, जब भी फ़ोन आते रहते हैं नौजवानों के कि जी हमें जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जब वो जॉब का मिलते हैं, उन्हें कहते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये पूछते हैं जी हमारी तनख्वाह कितनी होगी। तो उन्हें समझाते हैं कि अभी आप स्टार्ट ले रहे हैं अपने कैरियर का, अपनी चीज़ों का स्टार्ट ले रहे हैं, तो अभी आप इस चक्कर में ना पड़ेंगे क्या तनख्वाह होगी या किस तरह, अभी तो आपने स्टार्ट करना है। सेम यही चीज़ हमारे बिजनेस के अंदर भी है कि हम लोग 25-25 साल नौकरी करते रहते हैं, 2-2 साल घर फारिग बैठे रहते हैं, लेकिन जब कोई काम की बारी आती है तो हम 15 दिन में डिसाइड कर लेते हैं यार ये काम मैं नहीं कर सकता, और ये वाला जो है ना काम ये बड़ा मुश्किल है, और ये चीज़ें हैं कि यार आप अब इतना अर्सा जॉब की है, इतना अर्सा फारिग है, अपने बिजनेस को कम से कम साल 1.5 साल उसको चेक तो करें। वैसे भी बिजनेस के अंदर जिस तरह कहा जाता है भी चट्टी हट्टी और खट्टी, कि आप दुकान बना के उस बिजनेस को शुरू करके ज़रूर वेट करें, एक्सपीरियंस करें, तजर्बात करें, कुछ नफ़ा करें, कुछ नुकसान करें, वो जो नुकसान हुआ है उस नुकसान से आपने क्या सीखा ताकि आइंदा वो चीज़ें ना करें। तो ये एक थोड़ा सा मतलब बीइंग नेशन भी हमारे अंदर है कि सब्र इस्तकामत नहीं है, इंतज़ार नहीं करते, किसी भी अच्छी चीज़ का, अच्छे मौके का, अच्छी जगह का इंतखाब नहीं करते, और दैन फिर उसके बाद गिला यही होता है कि जी हमारा तो काम ही नहीं हो सकता। अच्छा, फिर क्योंकि हमारे मुल्क में इस टाइम जो सियासी और मुल्क की सूरत हाल चल रही है उसमें यही हम लोग देख रहे हैं कि कारोबार के हवाले से, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज भी बंद हो रही हैं, जितनी तेज़ी से महंगाई जो है वो बहुत अरूज पे जा रही है, तो हम कारोबार में उस तरीके से अब तरक्की नहीं देख रहे। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है जो ना देखें, क्योंकि जितने भी लोग हैं जिनके कारोबार हैं वो भी इस टाइम परेशान नजर आते हैं कि वो उस तरीके से हम लोगों की जो है वो सेल परचेज जो है वो नहीं हो रही। असल में ना जो बेसिकली तौर पे देखा जाए कि हमारे पाकिस्तान के जो डायरेक्शन है ना उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। अब हम लोग तालीम के लिए तो 35 अरब रुपया रख रहे हैं, हाँ। लेकिन हम दूसरी जो इनकम स्पोर्ट्स हैं उनके लिए हम पता नहीं कितने कितने बिलियन रुपया रख रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। बेसिकली तो देखें, तालीम होगी, शऊर भी होगा, अवेयरनेस भी होगी, आप उतनी ही ज़्यादा अच्छी नर्सरी, उतने ही ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे रिसर्च सेंटर की कमी है कि रिसर्च सेंटर के ऊपर काम किया जाए, कोई देखा जाए, कोई मेहनत की जाए, और स्पेशली जो नए नौजवान आ रहे हैं उनको ऐसे मौके फराहम करें कि वो लोग उन रिसर्च सेंटर में जाके वो करें, वो हमारे पास नहीं है। फिर तीसरी चीज़ है कि जो ऑलरेडी इंडस्ट्री चल रही हैं, बजाय इनके कि उनको हम फलाएं फूलें, उनको ऐसी सहूलियात दें कि वो ऊपर जाएं, उनके ऊपर इतनी ज़्यादा टैक्सेस, बिजली और बाकी डिपार्टमेंट्स मामला, तो ये सारी चीज़ें वो भी मालकान फेड अप हो रहे हैं। फिर तीसरी चीज़ टेक्सटाइल सेक्टर को देख लें, हाँ। कि उसके अंदर लाखों मुलाजमीन काम करते और चीज़ें, लेकिन हर 2-3 महीने बाद एक नई चीज़ आ रही होती है, एक नया ऑर्डिनेंस आ रहा होता है, एक नया रूल्स आ रहा होता है, उसके हवाले से वो इंडस्ट्री बंद हो रही है, ये चीज़ें हो रही है। तो ये मेरा ख्याल है ओवरऑल इस चीज़ के ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि हमने कैसे ग्रो करना है और कैसे एडजस्टमेंट करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मजीद भी इस पर बात करेंगे, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जी और फलों के क्या रेट्स हैं। जी, मुल्तान शहर की सब्जी और फलों की मार्केट में आज के ताज़ा भाव की बात करें तो आज के दिन तो उतार चढ़ाव नहीं देखा गया, लेकिन पिछले एक हफ्ते में सब्जियों और फलों की कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा है। सब्जियों में टमाटर की कीमत ऊपर नीचे होती रही, अदरक बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी। अब फलों की कीमतों में मौसमी फल जो हैं वो कुछ सस्ते हुए, लेकिन वो फल जिनका मौसम जो है वो ख़त्म हो रहा है उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। इस वक्त अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, जिसमें अदरक 1000 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त होने लगी है, लहसुन 320 रुपये फ़ी किलो में, और इसके साथ लीमू 240 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है। बात करें मौसमी सब्जियों की, जिसमें भिंडी और अरवी 120 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त हो रहे हैं, शिमला मिर्च 160 में, मटर 320 रुपये फ़ी किलो में, और दीगर सब्जियों की बात करें जिसमें टमाटर 80 रुपये फ़ी किलो में, हरी मिर्च 120 में, और प्याज जो है वो सब्ज़ प्याज 50 रुपये फ़ी किलो में, देसी खुश्क प्याज जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके साथ फलों की बात करें तो फलों में मुख्तलिफ अक़साम के जो आम हैं उनकी कीमतें भी मुख्तलिफ हैं। अनवर इटोल, दशहरी और देसी आम की बात करें 100 से 120 रुपये फ़ी किलो में, और चौंसा भी 160 रुपये फ़ी किलो तक, जबकि अनवर इटोल आम जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है, लेकिन बड़े ही कम टाइम के लिए दस्तयाब था, नायाब हो गया है मार्केट से। फ़ी किलो कीमत जो है वो 320 रुपये फ़ी किलो हो गई है। और इसी तरह सुंदरखानी अंगूर 320 से 400 में, अलीपुर का अनार 320 रुपये फ़ी किलो में, सेब इन दिनों कुछ सस्ता हो गया है, सेब 200 रुपये फ़ी किलो मिलने लग गया है। केले कम से कम 100 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वालिटी के हिसाब से केले 200 रुपये फ़ी किलो, 200 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से
फ़रोख्त हो रहे हैं। और इसी तरह नारियल का जो दाना है वो नॉर्मल जो है वो 450 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। और इसके साथ खजूर, खुश खजूर की बात करें वो 600 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। इस हवाले से शहरियों से बात हुई। शहरियों का कहना है कि इन दिनों सब्जियां और फल जो हैं इनकी कीमतें जो हैं वो पहुंच से दूर हैं। एक दिन में जो एक गरीब के लिए जो खर्चा है खाने पकाने का वो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। उस हवाले से शहरियों ने मुतालबा किया है हुकूमत से कि खाने पीने की चीज़ें जो हैं सब्जियां और फल हैं इनकी तरफ तवज्जो दी जाए, इनकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि दिहाड़ीदार जो तबका है, कम तनख्वाह वाला जो तबका है, उनके लिए रोज़ाना जो हंडिया चढ़ाना है, खाना बनाना है और एक घर को चलाना है वो आसान हो सके। जी बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। अच्छा, महंगाई की जब बात हो रही है, जिस तरह खाने पीने की हम बात करें कि सब्जियां भी महंगी हैं, कुछ फ्रूट्स आपके बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अच्छा, इसी तरह कल मैं एक न्यूज़ देख रही थी, कल एक जो है सब्जी फ्रूट बल्कि जो बेचता है उसका बिल आया हुआ था 65,000। आप ये देखें, ये आलम है कि अगर रेडी पे अगर कोई बंदा फ्रूट बेच रहा है तो उसका बिल जो है वो 65,000 आ गया। तो मतलब कहाँ बंदा जाए, एक बंदे के लिए सरवाइव करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है जो है ना। अब ये वही बात हो रही है कि देखें 2-3 फैक्टर जो है ना वो इसके लिए तो हैं। एक तो ये है कि भी आटे का रेट देख ले कि वो किस रेट पे पहुंच गया और क्या। अच्छा, चीनी अब जो है वो महंगी हुई है, तो अब उसके ऊपर ये देख रहे हैं हम कि वो जखीरा अंदोज जो है वो माफिया। अभी आटा देखे ना थोड़ा अच्छा गुजरा कि गंदम उतरी है, लेकिन पता लगा है कि गंदम की एक्सपोर्ट के हवाले से पॉलिसी बन रही है, तो उसको हमने कैसे मंगवाना है, इंपोर्ट करवाना है और फिर कैसे उसका हमने हल निकालना है। सेम इसी तरह जो बाकी चीजें हैं उनके ऊपर भी महंगाई में घी का बहुत ज्यादा इस वक्त प्रॉब्लम आ रहा है। बेसिकली तो देखें 3-4 चीजें हैं कि जो जरूरी भी हैं और समझ लें भी हर बंदे ने यूज भी करनी है, जिसमें आटा है, घी है, दालें हैं या चावल है। लेकिन अगर पिछले सालों से कंपैरिजन करते हैं तो इन सारी चीजों का रेट जो है ना वो ज्यादा हुआ। वो डेफिनेटली इनकम के सोर्स इतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे जितना महंगाई ओवरऑल वहां पे बढ़ रही है। तो जब महंगाई होती है तो बिल्कुल यही चीजें होती हैं कि आपके एक्सपेंस बहुत ज्यादा और इनकम आपकी बहुत कम है। उसी की वजह से हालात के मतलब माशरे में जितने भी हालात खराब हो रहे हैं वो सारा फैक्टर यही आता है उसमें। सही, हाँ जी, ऐसी बात है। फिर वो आपकी पूरी आपकी जो सिस्टम है आपका घर का, वो भी सारा निज़ाम जो है वो बिल्कुल आपका दरम बरम हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, फिर क्योंकि आजकल हम देखते हैं पढ़ाई हमारी वो आपकी महंगी हो गई, आपका इलाज महंगा हो गया, आपके जो है दीगर खाने पीने की जो है वो अशिया वो महंगी हो गई, तो बंदा मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया। अगर जिसकी अब हम कहें कि 40-50 हज़ार तनख्वाह है या 20-30 हज़ार तनख्वाह है, वो बेचारा क्या करे, फीसिस भरे, घर के अखराजात को देखे, या जो है वो अब जाहिर सी बात है खाना तो हर इंसान ने खाना है, पेट तो भरना है। तो उस हवाले से देखें तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात अभी हमें जो देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें कि ये तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो रूटीन में होते हैं, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो रूटीन से हट के आ जाते हैं, जिसमें अल्लाह ना करे कोई घर के अंदर कोई बीमारी वगैरह। हाँ, वही ना, ये चीज़ें भी आपकी। दूसरा ये है कि कोई गेस्ट वगैरह कोई बाजुकात इस तरह के आ जाते हैं कि उनको आपको करना होता है। तीसरा ये है कि आपने कुछ अपनी रिश्तेदारी और फैमिली जो रिलेशन है उनको भी आपने बिल्ड करना होता है, ये चीजें होती हैं। तो ये कुछ चीजें अगर एक्स्ट्रा आ जाती हैं तो डेफिनेटली जो बजट है घर का वो तो डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे ज्यादा तो बिलों ने परेशान किया, सबसे ज्यादा बिलों में। अब जैसे बिजली के दोबारा रेट बढ़ा दिए, बिजली के बिल। अच्छा, इसमें कल मैं ये देख रही थी कि रेडियो की, अब रेडियो का भी जो है वो उसमें उन्होंने 15 रुपए टैक्स लगा दिया। देखिए ये हालात है, मतलब 35 रुपए टीवी का। हाँ, अब वो आज के दौर में कौन रेडियो सुन रहा है, कौन उसको यूज कर रहा है, वो उसका लगाने का पर्पज क्या है, मकसद क्या है, या चीजें क्या हैं, तो कोई समझ नहीं आ रही। जिस तरह वो आजकल चल भी रहा है कि मेरे दादा ने अगर रेडियो सुना था तो उसका टैक्स मैं अब पोता जो है ना वो आज के दौर में मैं उसको पेड करूंगा और मैं उसको दूंगा। मतलब आप ये देखें कि कोई ऐसे टैक्सेस जिनका कोई तुक नहीं बनता कि वो बिल में ऐड हो, लेकिन हम जब बिल देखते हैं तो उसमें भरमार होती है टैक्सेस की। तो कोई पता नहीं है आपके कौन कौन से टैक्सेस आपने ऐड करके और आपने उसको जो है बिल को आपने डबल से ट्रिपल आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ना दो चीजें भी हैं, एक है इंसान की जरूरतें और एक है आसाइशें। अच्छा, हम लोग भी अब जो है ना आसाइशों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब जैसे देख लें कि पहले सारे घर वाले सहन में सो रहे होते तो एक पंखा चल रहा होता था। अब यह है कि अब एसी चल रहे हैं और सारे अंदर सो रहे हैं। अब एसी कब से कहां तक चलता है, बिजली की यूटिलाइजेशन बढ़ गई, इस्तेमाल बढ़ गया,
फ्रिज पहले बहुत कम होते थे, अब फ्रिज भी डेफिनेटली हर घर में फ्रिज भी आ गए हैं, वो चीजें भी हो गई हैं। अच्छा अच्छा ये साथ साथ सहूलियात तो हम जा रहे हैं, साथ साथ अगर बात करें कि वो फिर आपको कहीं ना कहीं ये भी दे रहे हैं कि जी इन्वर्टर है, इसमें आपको कम बिजली आपकी इस्तेमाल होगी, आपके इसमें कम यूनिट्स इस्तेमाल होंगे। अच्छा, लोगों ने जाहिर सी बात है उसी को देखते हुए चीजें भी खरीदना शुरू कर दी, लेकिन फायदा तो कोई भी ना हुआ। फायदा तो हम बोलेंगे बिल तो वही के वही है जी, बिल्कुल ऐसे, चाहे आप इन्वर्टर यूज करें या तो ना करें। अब मतलब आसाइशें भी बीच में चल रही हैं और जरूरतें भी चल रही हैं। वो जब डेफिनेटली दोनों चीजों में तवाजुन नहीं रहेगा, फर्क आएगा या थोड़ा सा गैप आएगा, तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम भी ये वाली आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह हम मुआशरे में आगे बढ़ रहे हैं और फिर टेक्नोलॉजी में भी इजाफा हो रहा है। अच्छा, सोलर सिस्टम का हम बात कर रहे थे काफी लोग लेकिन सोलर पे भी जाएं तो कैसे जाएं कि वहां पर भी वो आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। डेफिनेटली फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन तो बहुत महंगी है। हाँ, फर्स्ट टाइम में आपको अच्छा खासा थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन हाँ फिर वक्त के साथ साथ आगे थोड़ी आसानी हो जाती है। थोड़ा सा ट्रेंड बदलता जा रहा है। हाँ, मतलब दुनिया बहुत पहले सोलर के ऊपर चली गई थी, बाकी हम लोग बहुत देर से गए। सेम इसी तरह आईटी के हवाले से हाँ। इंडिया और हमारे जो हमसाया ममालिक थे वो बहुत पहले उन्होंने कंप्यूटर और आईटी के ऊपर वर्किंग कर दिया, हमने लेट शुरू की। हम अब सोच रहे हैं कि हमें आईटी के ऊपर भी काम होना चाहिए। हाँ। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि 17 कंपनीज के जो सीईओ हैं ना, वो इंडिया के हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में लगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे हमसाया मुल्क ने वैसे टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ा काम किया, एजुकेशन में इन चीजों के ऊपर बहुत काम किया, दूसरा इंडस्ट्रीज के ऊपर भी बहुत काम हो रहा है। आप सिंपल श्रीलंका की मिसाल ले लें, 1971 में वो हमसे मतलब अलहदा हुई उनकी। शुरू के 3 या 4 साल इतने सैलाब आए, इतना वहाँ पे पानी खड़ा रहा कि बुरा हाल। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ग्रो करना शुरू किया, अब वो मतलब गारमेंट्स के अंदर और बाकी चीजों के अंदर पूरी दुनिया में श्रीलंका अपना बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आ रहा है। अब यही बात है ना कि लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं और हमारा मुल्क जो है वो बजाय आगे बढ़ने के वो पीछे की तरफ आया। अच्छा, फिर अभी मैं कल देख रही थी कि हमारी मईशत में जब हम देखेंगे जितने कर्जा हम लोगों ने लिया आज तक, जितना वो कर्जा वापस हुआ, बल्कि उस कर्जे को भी हमने वापस करने के लिए उनसे मजीद कर्जा लिया। तो ये तो सूरत हाल है कि जो हमारी यहाँ पर मईशत है वो दिन ब दिन जो है वो बदतरीन ही होती जा रही है, उसमें कोई बेहतरी की तरफ हम देख नहीं रहे। ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। हमारे मुल्क में तालीम हो गई, हमारे यहाँ पर कारोबार हो गया। अच्छा, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोहिया 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात कर रहे थे, उसके हवाले से हमें बताइएगा कि क्या आप उस पर काम कर रहे हैं नौजवानों के हवाले से। बेसिकली तो देखिए, आज के दौर में मेरा ख्याल है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर तो बहुत ज्यादा काम होना चाहिए और बाकायदा दूसरे ममालिक के अंदर तो इदारे बनाए गए हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो ये है कि आपने डायरेक्शन देनी होती है नौजवानों को कि आपने किस लाइन पर रह के क्या काम करना है और ये चीज आप कर सकते हैं। दूसरा ये चीज़ होती है कि ऐसे मौके पैदा किए जाते हैं कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है उन चीज़ों के अंदर जिनके अंदर वो दिलचस्पी लेना चाह रहे होते हैं। तो पिछले दिनों हमने ये मुल्तान के अंदर एक 15 रोज़ा फिश फार्मिंग की ट्रेनिंग भी हुई थी यहाँ पे, कि फिश फार्मिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है पाकिस्तान में। आप ये देख लें कि एशिया की सबसे बड़ी झील मच्छर झील जो है सिंध में, वो बहुत बड़ी झील है जिसके ऊपर मतलब फिश पाई भी जाती है और वहाँ पे काम भी हो सकता है। अब इसमें भी 2-3 चीज़ें आ रही हैं। एक तो केज फार्मिंग आजकल आ रही है, केज फार्मिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। उसमें आप मतलब दरिया के ऊपर उसको बनाते हैं, केज लगाते हैं और उसके अंदर मछलियों को पाला जाता है। अच्छा, फिर उसके अलावा जो नेचुरल हमारी आजकल है कि हम कुछ एरिया ले लेते हैं, 3 कनाल 4 कनाल, उसकी बाउंड्री वाल करके उसको थोड़ा सा पानी वगैरह करके और मोटर वगैरह लगा के उसके अंदर हम उसकी प्रोडक्शन करें। फिर उसके अलावा आजकल फ्लॉग की फिश आ रही है कि वो बहुत ही थोड़े जगह के ऊपर वो होता कि आप अपने घर की छत के ऊपर भी उसको लगा सकते हैं, उसके अंदर भी आप फिश को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से 3-4 मतलब टूल्स ऐसे आ गए कि जिनके ऊपर होता है। अब इसमें भी 2-3 चीज़ों का है सेटबैक। एक तो हम ये है कि मछली को हम अपने किचन की आइटम ही नहीं बना सके। अब मछली 250 या 300 रुपये किलो है, लेकिन हम वो 500-550 रुपये वाला चिकन ले लेते हैं, उस मुर्गी का जो मुर्गी चल भी नहीं सकती। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर हम मटन की तरफ आ जाते हैं तो अच्छा, फिश खाते हैं लोग, लेकिन बहुत मेरे ख्याल में जो है लिमिटेड। हाँ, अब कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह बने हुए हैं ना। एक तो ये है कि जी सर्दियों में खाना, गर्मियों में नहीं खानी चाहिए। हाँ। गर्मियों में भी आप खा सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है
कि जी रे के महीनों में नहीं खाने चाहिए, वो देते हैं। ऐसी भी वो कोई बात नहीं है, मतलब अपने तौर पे कुछ चीजें ऐसी प्रोड्यूस कर ली गई हैं। अब दूसरा ये देखें ना, अब महंगाई के हवाले से बात करती हैं, दूसरी चीजों के हवाले से बात करते हैं, तो फिर मछली सबसे सस्ती है, फिर हम मछली क्यों नहीं खाते? हाँ। इसकी क्या वजह? बांग्लादेश के अंदर उन्होंने अपने घरों के बाहर छोटे छोटे केज बनाए हुए हैं, उन्होंने वहां पे फिश रखी हुई है। जब दिल करता है उस केज से फिश निकाली, उसको साफ वगैरह किया, उसको पकाया और पका के उन्होंने। अच्छा, वहाँ की तो खैर उनकी तो ट्रेडिशनल उसमें डिश है। अच्छा जी, हमारे से एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुल्तान से ही बात कर रही हूँ। जी जी। ये सारा था कि मेरी बेटी पिछले साल उसने जॉब भी कंप्लीट किया और FCPS किया है। ठीक है। अब जो है उस दौरान अब वो पूरे साल से उसको कहीं भी जॉब नहीं मिलती प्राइवेट यानी हॉस्पिटल्स में। और जो पहले एडहॉक से जॉब हुई है वो उन्होंने 15 से 20-25 लाख रुपया लेकर, और उन्होंने जो है ये जो है DSA ये क्या कहते हैं, ये हॉस्पिटल छोटे हैं दूर दराज इलाकों में, वहाँ उनको वो जॉब्स मिल गई हैं पहले। अक्सर जो है वो जो प्राइवेट कॉलेजेस से करते आए हैं, उसका ये हुआ है कि यानी पहली पता ये थी कि पैसे लगा के आप जॉब कर लें, दूसरी सफा ये आई है कि आप पैसे लगा के और जो है ना आप वो पहले पैसे लगा के आप पढ़ लें, फिर पैसे लगा के आप जॉब कर लें, यानी दोनों यही सता आई हैं। ठीक है। हमने क्या किया है कि जो है हमने कहा चलें कोई बात नहीं, हम कहीं प्राइवेट बच्चे को एक्सपीरियंस के लिए छोटी मोटी जॉब करवा लेते हैं। ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, आप जो है ना लाइसेंस जमा करवा दें अपना, कि हम लोग आप बेशक अपना पढ़ती रहें, घर में रहें, तो हमें सब यही होगा कि आप लाइसेंस जमा करवाना इंतहाई खतरनाक बात है। उसकी वजह ये है कि उसको जिस तरह यानी वो यूज कर सकते हैं, हमारे लिए तो है वो बहुत वो प्रॉब्लम है। तो मैं ये कह रही हूँ, आपका आ रहा है कि नौजवान जो है वो बाहर क्यों जा रहे हैं। अब ये मेरा बेटा होता ना तो क्रैप करवाना इतने जमीन बच्चे के लिए कोई मसला नहीं है, हम उसको बाहर, अब जाहिर है हम अनमैरिड बच्ची को जो है वो बाहर नहीं भेज सकते, तो इसलिए लड़के जो हैं मोस्टली क्रैप कर दे के और वो बाहर जा रहे हैं, और वहीं यूएसए में जो है वो वहीं सेटल हो रहे हैं जी, या कहीं भी पैसा भी कमा रहे हैं और अपनी जो है डिग्री को वेस्ट भी कर रहे हैं। और अपॉन गॉड आप यकीन करें, यहाँ 40 से 45 हजार पूरे महीने की तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो भी जो वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस हो, अब कहीं जॉब होगी तो कहीं एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पर कि बहुत क्रिटिकल और जो है ना बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ कंडीशंस हैं, और हम लोग जो सोचते थे कि हम शायद या बच्चा जो है वो MBBS करके कोई टीम आ रहा है या FCPS करके या फर्दर वो जो है, लेकिन नथिंग इज हियर इज ओनली फ्रस्ट्रेशन। हाँ जी, मसाइल तो यहाँ फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन बच्ची को फिर हम थोड़ा सा कंट्रोल करती हैं। हम कहते हैं कि बेटा इन्ना माल और से हर चीज के बाद जो है आसानी शुरू हो ना, यहाँ आसानी का हम उसको पहलू दिखाते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों को फ्रस्ट्रेशन में लेके जा रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि ना कोई यहाँ हुकूमत है ना कुछ है। हुकूमत है वो जिनको जो है वो मुआवजे दे रहे हैं, जिसको जो कुछ करें। अब हम लोग जो है वो कहते थे राशि वल्मुर्तशी खिलाओ माफिनार, अब हम वो लोग जो है ना वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि वो पानी में डूब के रह गए हैं। बिल्कुल जी, मसाइल तो हैं, जाहिर सी बात है। ये तो इस टाइम हम देख रहे हैं कि हमारे सोशल इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह आपने बात की कि वाकई हमारे यहाँ थोड़ा सा ये मसला है कि बच्चियों को उस तरीके से फौरन बाहर नहीं भेजा जाता। बच्चों को जो है स्पेशली ये होता है कि अच्छा लड़के चले जाएंगे तो चलो हैंडल भी कर लेंगे, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। बच्चियों के मामले में थोड़ा हम डर जाते हैं कि जाहिर सी बात है अकेला उनको भेजना, फिर आपके उनके साथ कोई ना कोई लाजमी हो घर में से एक फर्द, तभी आप उनको अच्छा यहाँ से हम अगर आउट ऑफ सिटी भी अगर भेजना हो बच्ची को तो तब भी हमारे लिए इश्यूज होते हैं। हम डरते हैं कि जी हाँ, क्योंकि पढ़ाई के सिलसिले में जैसे हम
अभी देखें जनूबी पंजाब में अगर मुल्तान है तो यहाँ से काफ़ी अब दूर दराज जो इलाके हैं, दही इलाके हैं, वहाँ से बच्चे यहाँ आकर हॉस्टल में पढ़ते हैं, तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए स्पेशली कि वहाँ के पेरेंट्स के यहाँ पे बच्चियां हमारी जो है वो कैसे तालीम हासिल डेली बेसिस पे उन्हें लाना ले जाना करना और छोड़ना, ये मतलब बहुत ज्यादा है। हाँ। फिर इतने सोर्स और इतने हालात नहीं होते वहाँ पे होना, फिर दूसरा हॉस्टलों में रहना करना, डेफिनेटली प्रॉब्लम तो मसाइल तो हैं हमारे। आज तक हम इन चीजों से ही वो कह रहे हैं ना जंग लड़ते आ रहे हैं अपने इन इश्यूज से, तो वही बच्चे फिर हम लोग पेरेंट्स तो परेशान हैं ही हैं, बच्चे खुद भी कंफ्यूज हैं कि एक्चुअली हमने करना क्या है। लेकिन ये इनकी बात ठीक है कि वाकई जो बच्चे हैं, मेल हैं, नौजवान हैं, वो तो देखें कोई ना कोई सोर्स मिल जाता है, भिजवा भी देते हैं, कर भी देते हैं, लेकिन बच्चियों के लिए तो प्रॉब्लम है ना। हाँ, अब जैसे वो बता रही हैं कि भाई आप या तो फिर पैसे दें और उसके बाद आप कोई इस तरह की जॉब हासिल कर लें, या आपके पास बहुत ही कोई तगड़ी सिफारिश हो तो तब आपको कोई जो है वो, ये हमारे मुल्क के एक बड़ा वैसे अलमिया है। अफसोसनाक ये बात करते हुए बता कि बंदा यहाँ पर जो है आपके लिए टैलेंट की उस तरह कदर नहीं की जाती, लेकिन या डिग्रीज को उस तरीके से वैल्यू नहीं किया जाता। फेडअप नहीं होना चाहिए, अल्लाह पाक बेहतरी करेगा, कोशिश करते रहना चाहिए। अब जैसे मतलब निस्टर 2 का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, वहाँ पे डेफिनेटली मैन पावर चाहिए होगी। कार्डियोलॉजी में अब दूसरा हॉस्पिटल बन रहा है, ऑलमोस्ट उसका भी अगले महीने तक इफ्तिताह हो रहा है, वो भी हो रही है। और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज्यादा है, मतलब करीब तरीन किसी भी जगह के ऊपर स्टार्ट कर लेना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मैं वही बात कर रहा था ना कि हम लोग बहुत सारी जगहों पे इस चीज में होते हैं कि हमें स्टार्ट में क्या मिलेगा, हमने खर्चा इतना किया, हमारी अर्निंग क्या होगी। कुछ ना कुछ टाइम इंटर्नशिप जो कहा जाता है वो उसको शुरू करें। आपको महीना 2 महीने 3 महीने में एक्सपीरियंस हो जाता है, आपके कुछ लिंक डेवलप हो जाते हैं, कुछ डॉक्टर, कोई नर्सेज, कोई बाकी स्टाफ के साथ भी हो जाते हैं, वो लोग भी आपको सोर्स देते हैं। अब देखिए कई चीजें ऐसी है जो हम घर में रह के सोच रहे होते हैं वो और चीज है, लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें सोर्स ज्यादा मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे एक्सपीरियंस आप जितना गेन करते हैं, जितना आप गेन करते काफी चीजें। अब घर में हम 2 साल फारिग रह लेंगे, साल फारिग रह लेंगे, लेकिन हम महीना 2 महीने किस जगह जाके वॉलंटरी तौर पे काम नहीं करेंगे कि हम क्यों करें काम, हमने तो इतना वो किया। अच्छा, बेसिकली वही हमारे माइंड में अर्निंग वाला आता है ना। अच्छा, इसको मजीद भी डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, आज आपको बता दें कि जो है मैंगो डे मनाया जा रहा है, इस हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर तो मुल्तान के हवाले से बात की जाए, जनूबी पंजाब के हवाले से तो मुल्तान का आम जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। और फिर अगर हम उनकी वैरायटीज़ पे जाएं तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इकसाम हैं और उनके नाम भी हैं बाकायदा, और हर किसी का जो टेस्ट है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आम की, यहाँ पर मुल्तान की बात की जाए तो अनवर रटोर को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि उसका जायका जो है वो अपना एक मुनफरिद और एक खासियत रखता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में जो आम की मजबूरी पैदावार है वो 8.1 मिलियन टन है, और पाकिस्तान की अगर बात करें कि 2023 में जो है वो 1,25,000 टन जो है आम बैरून मुमालिक एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और अभी कर भी रहा है क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है मैंगो का। तो उस हवाले से अगर हम बात करें कि यहाँ जनूबी पंजाब में, क्योंकि ये गर्म तरीन इलाका है, यहाँ पर जो है आम की पैदावार भी ज़्यादा है, लेकिन जितनी तेज़ी से यहाँ पर आम के दरख्त काटे गए हैं उस हवाले से तो अब हम देखते हैं कि वैरायटीज़ हमारे पास बड़ी लिमिटेड हो गई हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, मुजफ्फरगढ़ है, राजनपुर है, रहीम यार खां है, यहाँ पर दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर आम की पैदावार अभी भी है, वहाँ पर दरख्त मौजूद हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ जो है हम सिंध की भी बात करें तो सिंध का अपना एक टेस्ट है वहाँ पर आम का। सबसे पहले जो हमारे मुल्तान में आम आता है वो आता भी सिंध का है। कोई भी आप ले लें फसल ना, क्रॉप कोई भी ले लें, मतलब है आम पहले आता है, काटन भी वहाँ पे पहले आती है, सिंध भी आती है, थोड़ा सा सीजनैलिटी का भी फर्क है हमारे उसमें, तो सिंध की चीज यहाँ पे पहले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज ए क्वालिटी वाइज, टेस्ट वाइज और इस हवाले से वो फिर पंजाब को वो दिया स्पेशली मुल्तान। बिल्कुल। और फिर हम बात करें कि जिस तरह यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है आम जो है वो सऊदी अरब में जो है, उसके साथ साथ दुबई में, ईरान में, अफगानिस्तान, रूस में, मतलब बहुत सारे ममालिक में जो है वो हमारा आम जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, और उसके साथ साथ अर्निंग भी अच्छी होती है। अब तो दीगर बहुत सारी मेरे ख्याल में जिद्दत भी आती जा रही है, तो आप बहुत सारे तरीकों से आम को जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, और इसके साथ साथ क्योंकि इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं उन पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, आम की वैरायटीज पे बात कर रहे थे। 200 से ज्यादा मेरे ख्याल में 200 से ज्यादा ये पिछले दिनों DHA में हुआ था। हाँ, फेस्टिवल भी बनाया गया और उसमें भी काफी वैरायटीज जो हैं वो रखी गई। उन्होंने बताया कि 200 से ज्यादा वैरायटीज हैं जो आम की हैं वहाँ पे। हम तो खुद उनकी शेप और चीजें वो देख के हैरान रह गए कि भाई कितना बड़ा बड़ा आम और कैसे कैसे उसकी शेप। हम तो मतलब 2, 4, 5 ही वैरायटीज हैं जो ज्यादा हम यहाँ पे होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उस पर। और दूसरा ये था कि इस साल डाइवो ने जो है ना वो रिकॉर्ड भी कायम किया है आम बेचने के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में और बाकी जगहों पे भी जो है ना। अच्छा, क्योंकि हम जब भी मौसम आता है गर्मियों का स्पेशली, तो सबसे पहले सबका इंतजार भी आम का ही होता है। वो रिलेटिव जो दूसरे शहरों में होते हैं सबको आम बहुत ज्यादा पसंद होता है, उनके भी मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि जी वो ऐसे ही आने वाला है। आपको जो है वो मुल्तान का आम तो फिर मशहूर है, तो इसलिए ज्यादा यहाँ से जो है लोग उसको खाते के शौकीन भी हैं और फिर वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर भेजा भी जाए। अच्छा, फिर जिस तरह यहाँ पर आम के हवाले से बात है, यहाँ पे हमारी माशाल्लाह आम के डिफरेंट अचार बनाया जाता है, मुरब्बा बनाया जाता है, फिर आम की डिज़र्ट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, स्पेशली आम की मुख्तलिफ डिशेज़ बनाई जाती हैं, तो वो बड़ा मज़ेदार उसमें रहता है कि आम का आपने मिल्क शेक भी बना लिया, जूस भी बना लिया, तो आपको डिफरेंट वेज में जो है वो आप इस फल का इस्तेमाल करते हैं। और अच्छा, दूसरा मैं थोड़ा सा हैरान करूँ आपको बताऊं कि आम की जो अब गुठली हैं, हमारे बीजर यूनिवर्सिटी मुल्तान ने उन गुठलियों से तेल निकालना शुरू कर दिया। अच्छा, उसकी गुठलियों को यूज किया जाता है। अच्छा, दूसरा कि इन्हीं गुठलियों को पीस के मुख्तलिफ किस्म के लोशंस के अंदर भी उसको डाला जा रहा है। तो मतलब है वो आम की जो गुठली जिसे हम बेकार समझते हैं, ये जिसे हम फेंक देते हैं, अब उसकी भी यूटिलाइजेशन शुरू हो गई है, उसको भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये भी एक मतलब अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी इसके ऊपर बड़ा काम किया जा रहा है, फलों के ऊपर भी जो है वो बड़ा इस तरीके से कि इनको किस तरह रिस्टोर किया जा सकता है, किस तरह इनकी ग़िज़ाइयत को बरकरार रखा जा सकता है, इस पर बहुत ज़्यादा। अच्छा, जैसे हमारी यंग जनरेशन है माशाल्लाह, वो टैलेंट की कमी नहीं है। अभी जिस तरह आप स्किल्स की आप बात कर रहे थे कि ट्रेनिंग्स हम करवा रहे हैं, और अगर हमारे यहाँ ये चीज़ें बहुत पहले कर दी जाती, जिस तरह अभी उसके ऊपर काम जो है वो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में शायद अब हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं। जैतून के ऊपर काम हो रहा है कि हमने उस पर करना, ऑलिव ऑयल के ऊपर काम हो रहा है कि उस फसल को भी हमने देखना है। अब आप ये देखें कि कॉर्न के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, मकई के ऊपर, कि उसको भी ज्यादा हम बेहतर करें। बेसिकली हम तो वो 2-3 चीजों के ऊपर ही थे ना, काटन कपास के ऊपर ज्यादा वर्किंग भी, मेहनत भी, चीजें भी, लेकिन बहुत सारे सोर्स ऐसे आ गए हैं कि जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। स्पेशली फिश के हवाले से देख लें, पाकिस्तान को ये इजाजत नहीं है कि पाकिस्तान जो अपनी फिश है वो कहीं बाहर भेज सके, सिर्फ 1 या 2 ममालिक में। हम उन ममालिक को भेजते हैं, वो दोबारा उसको रिसाइकल करके, उसको पैक करके, वो उसको दोबारा फिर दूसरे ममालिक में भेज रहे हैं और रेवेन्यू कमा रहे हैं। सेम इसी तरह अल्लाह पाक ने हमें नेमत दी हुई है, नमक वाली जो हमारी कान है बहुत बड़ी, अब उसका हम सही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हम उसको एक्सपोर्ट के हवाले से उसको कैसे भेजना है, क्या करना है, काम हो रहा है, लेकिन उस लेवल का काम नहीं हो रहा। अब पता लगा था पिछले दिनों शायद कोई अमेरिकन कंपनी है, वो दिलचस्पी ले रही है, तो वो कह रही है जी आप हमें दें और हम उसको कर सकें। दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम हमारे पास, मुल्क हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑलमोस्ट ज़्यादा हम चीज़ों के अंदर कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे ही काटन ली जाती है, काटन बाहर जाती है, उसका धागा बनाया जाता है, वो फिर दोबारा महंगी शर्टें और टी शर्टें बना के हमें उन चीजों का हम खुद फायदा नहीं उठा रहे हैं कि हमने खुद किस तरह फायदा उठाना है। हमसे जो बाकी ममालिक है वो हमारी चीजों को जो है वो खरीद कर खुद ही के हवाले से, पिंक साल्ट के हवाले से देख लें कि पूरी दुनिया में वो हो रहा है, लेकिन नमक का जखीरा हमारे पास है, लेकिन हम उससे वो फायदा और वो चीज ही नहीं उठा पा रहे। तो मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं कि जिनके ऊपर मेहनत की जरूरत है, सोचने की जरूरत है और पॉलिसी बनाने की जरूरत है। एक डायरेक्शन, एक मकसद, एक गोल लेके चलेंगे, और टारगेट सेट होगा कि हमने 3 साल बाद, 5 साल बाद हमने इस स्टेज के ऊपर खड़े होना है और हमने इस चीज के अंदर अचीवमेंट लेनी है। जैसे हुकूमतें बदलती हैं, बाकी मामला बदलते हैं, वो सारी चीजें वो हो जाती हैं। आप ये देखें कि बांग्लादेश के अंदर जो एक टी शर्ट है उसकी सिलाई के लिए टका है बेसिकली उनका ना, जो अमाउंट है उनकी 80 पैसे और 1 टका लिया जाता है एक शर्ट का। वो लेबर मतलब इतनी सस्ती लेबर है वहाँ पर, फिर वहाँ पे टैक्सेस नहीं है, बाकी चीजें नहीं है। वहाँ पे हमारे यहाँ तो टैक्सेस की इतना भरमार है, तो जिसकी वजह से मेरे ख्याल में शायद जो है वो हम लोग सिर्फ टैक्स ही पे करने में लगे हुए हैं। हमारी बाकी जो और दूसरी चीज एनर्जी भी है ना, आप कोई भी इदारा बना लें, कोई फैक्ट्री बना लें, दुकान बना लें,
हालांकि हम यहाँ पे भी बैठे हैं तो बगैर एनर्जी, बगैर बिजली के तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब एनर्जी नहीं होगी, 2-2 घंटे लाइट जाएगी, शट डाउन होंगे, लोड शेडिंग होगी और बाकी चीज़ें होंगी, या मेरी लेबर भी इंतजार में है, लाइट आ जाए, मशीनें भी रुकी हुई हैं, बाकी चीज़ें भी रुकी हुई हैं, तो डेफिनेटली मेरी प्रोडक्शन पे भी फ़र्क होता है, मेरी लेबर के टाइम का भी हर्ज होता है, मेरा भी मतलब है वो जो एक टारगेट है उसमें अचीवमेंट नहीं होती। फिर दूसरा जो आगे मैंने कंपनीज को जिनको माल देना है उनको टाइम के ऊपर मैं प्रोडक्शन ही दे सकूंगा, जाहिर सी बात है, फिर वो आपकी अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ ये बिजली वाला तो बहुत ज़्यादा मसला अभी तक हल नहीं हो रहा। अभी भी हम लाइट देखें, पहले होता था कि ऐसा चलो थोड़ी सी कोई बेहतरी आई थी कि लाइट चले 1 घंटा 2 घंटा चली जाती थी। अब आपकी मुसलसल लोड शेडिंग जो है वो 7 से 8 घंटे लोड शेडिंग जारी है, चाहे गर्मियां हैं चाहे सर्दियां हैं। चलो सर्दियों में तो फिर भी कहीं ना कहीं इंसान बर्दाश्त कर जाता है, गर्मियों में क्या करें? फिर 2 चीज़ें हैं ना, देखें कि आप कम से कम इंडस्ट्री को फुल टाइम बिजली दें, इंडस्ट्री को फुल टाइम गैस दें। कम से कम उस इंडस्ट्री में कितना मजदूर काम कर रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से वो अपने सोर्स को पूरा कर रहे हैं और बाकी चीज़ें पूरा कर रहे हैं। देखें जिस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री ग्रो करेगी, लेबर फारिग नहीं होगी, वहाँ पे स्किल्ड लोग वहाँ पे एडजस्ट होंगे और बाकी चीज़ें होंगी, तो फिर जो दूसरी चीज़ें उनके ऊपर काबू पाया जा सकता है। लेकिन जब रोज़गार ही नहीं मिलेगा, इंडस्ट्रीज आपकी बंद होंगी, आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर प्रॉब्लम आएगा, आप बाहर से चीज़ें मंगवा के यूटिलाइज करेंगे और बाकी चीज़ें करेंगे, तो डेफिनेटली मुल्क के ऊपर, मुल्क के नौजवानों के ऊपर, मुल्क की मीशत के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर उसके असर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी जिस तरह आप ट्रेनिंग्स वगैरह दिलवा रहे हैं, तो आप स्टूडेंट्स में कितना इंटरेस्ट देखते हैं, नौजवानों का इंटरेस्ट है? अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं उसमें भी ना कि 4 घंटे तो हम मोबाइल देखते रहेंगे और मतलब अल्ले तल्ले क्लिप, ड्रामे, फिल्में, चीज़ें, ये सारा कुछ देखते रहेंगे। जैसे कोई स्किल की, ट्रेनिंग की या कोई अच्छी बात की आती है उस पर हम तवज्जो नहीं देते, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मोबाइल है ये आपके हाथ में, ये समझ लें कि दुनिया आपके हाथ में है। आपने जिस चीज़ को सर्च करना है, जिस चीज़ को ढूंढना है, आपके पास है, आपके एक वन क्लिक। हमें तो पहले पता ही नहीं होता था कि यूट्यूब के ऊपर जो अब इस वक्त चीज़ें और मवाद आ रहा है, जो मिल रहा है, आप कोई चीज़ लिख के उसके ऊपर डालें, वो फौरन आपको उसका कोई ना कोई सोल्यूशन बता देगा। एक और बड़ी दुनिया के अंदर चेंजिंग आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जी। अब उसके हवाले से चीज़ें मजीद इतनी उनको फिल्टर लग गया, वो इतनी बेहतर हो गई हैं कि आपको मजीद उसमें रिसर्च की जरूरत ही नहीं होती, वो आपको ऑप्शन दे देता है। गूगल पे ये होता था ना कि फर्ज किया आपने अगर आज सब्जी बनानी है तो सब्जी का आप तरीका देखते हैं, वो आपको कहते थे जी ये आलू ले लें, ये पानी ले लें, ये मिर्च ले लें, ये चीज़ ले लें, ये 5 चीज़ें वो बता देता था। सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो उन सारी चीज़ों का मजमुआ करके आपको रिजल्ट दे देता कि ये चीज़ और ये मामला था। टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई है, हमारे हाथों में मोबाइल हैं, सारा दिन हम चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उन चीज़ों का हम बेहतर और अच्छा यूज़ करें। अच्छा और बेहतर यूज़ करेंगे। अब देख लें, आप हैरान होंगी, आप इस वक्त कोई 20 से 22 ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसी वर्किंग है जो आप ऑनलाइन है और मोबाइल के ऊपर आप कर सकते हैं। अगर हम उन पे तवज्जो देना थोड़ा सा शुरू कर दें, चीज़ों को समझना शुरू कर दें, तो आप बेहतर रेवेन्यू और अच्छा रेवेन्यू भी आप कमा सकती हैं। तो नौजवानों को बेसिकली तो यही है, तालीम के साथ साथ किसी न किसी स्किल्स के ऊपर जरूर काम। जब आप डिग्री लेके उसके साथ कोई स्किल लेके निकलेंगे तो फिर आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो खाली सिर्फ आप एक डिग्री लेके बाहर निकलते हैं। तो फिर आप होते हैं कि जी अब मैं डिग्री लेके खड़ा हूँ, बताएं मैंने किधर जाना है, मैंने लेफ्ट होना है, राइट होना है, सामने जाना है, पीछे जाना है, ये चीज़ है। लेकिन जब आप स्किल लेके निकलते हैं तो आपको एक डायरेक्शन जरूर मिलती है कि आपके पास ये वाली स्किल है और अब आपने इस डिपार्टमेंट में। अच्छा, अभी भी हम देखते हैं ना कि अब जैसे ही थोड़ी बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई की वजह से बहुत सारे मामलात हमारे सामने, हमारे नौजवान जो हैं वो बस डिग्रियां हाथ में लेकर फिर रहे हैं और जगह जगह, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रही। तो फिर उनके इन दी एंड ये भी यही हुआ कि अच्छा यार इससे बेहतर था कोई हुनर सीख लेते, तो एटलीस्ट कोई ना कोई हमें हुनर आता तो हम लोग उसी से स्टार्ट करके जो है अपना काम चला लेते। अभी जिस तरह बहुत सारे हमारे यहाँ पर देखते हैं देही इलाकों में बच्चों की तालीम के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती, वो ये कहते हैं कि हमारा जो बच्चा है ना वो कोई हुनर सीख जाए, चाहे आप उनको कहीं मोटरसाइकिल वर्कशॉप पे बिठा देंगे, कहीं गाड़ी की वर्कशॉप पे बिठा देंगे, या कहीं आपको उसको दर्जी की दुकान पर बिठा देंगे कि इस बच्चे को हुनर आ जाए, ताकि ये अगर पढ़ाई वो अब, क्योंकि हमारे जब हाल देखते हैं ना कि अच्छा जी पढ़े लिखे नौजवान भी ऐसे हैं, तो कहते हैं ठीक है जी हमारा बेटा जो काम सीख रहा है वो ज्यादा बेहतर है कि घर का सिस्टम तो चलता रहेगा ना, अगर काम आएगा। और देखें ना, सिस्टम चलने के अलावा ये है कि 2, 4, 5 साल में वो इस पोजीशन पे आ जाता है कि वो अपनी शॉप खोल लेता है, अपनी दुकान खोल सकता है, या अपनी चीजों को बेहतर कर सकता है, और वो ये चीज होता है। तो वो फिर जब कंपेरिजन करते हैं, भी तालीम भी बहुत जरूरी है, होनी चाहिए। तालीम आपको शऊर देती है,
आपको दुनिया का पता लगता है, आपको दुनिया की चेंजिंग का पता लगता है, फिर आपकी अपनी पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग होती है, लेकिन उसके साथ साथ स्किल्स भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, अब टेक्नोलॉजी का दौर है तो फिर टेक्नोलॉजी में बहुत सारी आपके पास स्किल्स जो है वो मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे और काफ़ी चीज़ें जो है नौजवानों के हवाले से आज डिस्कशन भी हुई। और इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।